हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान की बात पर। तो चलिए, इंतज़ार का घड़ी समाप्त हुआ। ज्ञान की बात लेकर आया है आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया सेशन, महत्वपूर्ण सेशन, जो आपके लिए संजीवनी बूटी से कम नहीं होगा। सेशन शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण चीज़ जो आपको बता देना चाहते हैं कि ये जो नोट्स तैयार किया गया है वो पिछले 10 वर्षों के प्रश्न पैटर्न के आधार पर और साथ ही 6 वर्षों के अनुभव के आधार पर बनाया गया है, जो कि कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सेशन जो शुरू करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ शुरू करते हैं, ताकि आपका ऊर्जावान बना रहे, चेहरा पे मुस्कान रहे। तो मोटिवेशनल कोड है कि तुम बैठे रहो किस्मत के भरोसे, यहाँ तो मेहनत दिन रात चल रही है, हार कैसे मान लूँ यार, इस जीत का इंतज़ार जो मेरी माँ कर रही है। तो चलिए इसी उत्साह के साथ, उमंग के साथ आज का ये सेशन शुरू करते हैं। यकीन मानिए ये सेशन आपको बहुत ही मददगार साबित होगा। बिना स्किप किए आप लास्ट तक ज़रूर देखें। पहला चैप्टर है ये कक्षा 10 के गोधली का गदखंड, प्रथम चैप्टर श्रम विभाजन और जाति प्रथा। ये पूछा जाता है कि ये जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है ये क्या है। आपका ऑप्शन में रहेगा ललित निबंध है कि निबंध है कि क्या है, कहानी है, कविता है। तो आपको टिक करना है निबंध है, ठीक है। जो श्रम विभाजन और जाति प्रथा है, इनके लेखक जो हैं भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनका जन्म जो हुआ है 14 अप्रैल 1891 महू मध्य प्रदेश में हुआ है। इनकी माता का नाम भीमाबाई है और पिता का नाम रामजी सकपाल है। जो इनके प्रेरक व्यक्ति हैं वो 3 प्रेरक व्यक्ति थे। वो कौन कौन से व्यक्ति हैं? बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं ये भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, एवं जो भाषण है द कास्ट इन इंडिया, पहला जो है द कास्ट इन इंडिया, द अनटचेबल, तीसरा है हु आर दे, हु आर शुद्राज और बुद्धिज्म एवं कम्युनिज्म। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो संपूर्ण वांग्मय है ये पूछा जाता है कि कितने खंडों में प्रकाशित हुआ है। अक्सर आप देखे होइएगा ये क्वेश्चन मिलता है, तो आपको याद रखना है कि जो इनका संपूर्ण वांग्मय है ये 21 खंडों में प्रकाशित किया जा चुका है। और यह जो पाठ है ये एक विख्यात भाषण एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का हिंदी रूपांतरण जो ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया था, उसी का जाति भेद उच्छेद के नाम से किया गया था, उसी से लिया गया है, ठीक है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आगे है कि आदर्श समाज जो है किसको मानते हैं हम। तो जो आदर्श समाज है वह होता है जिसमें स्वतंत्रता हो, समता हो तथा भ्रातृत्व पर आधारित समाज हो, उसको हम आदर्श समाज के रूप में जानते हैं। फिर लेखक के मन में आता है, वो जानना चाहते हैं कि जो हमारा भाईचारा होना चाहिए या भाईचारा का वास्तविक रूप है वो किस रूप में होना चाहिए। तो दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए। किस तरह से होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह होना चाहिए, ठीक है। पहला प्रश्न जो है ये बहुत ही, जो पहला चैप्टर आपका समाप्त हुआ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था। अब दूसरे चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। दूसरा चैप्टर जो आपका है 20 के दांत, ये क्या है? तो यह जो 20 का दांत है एक कहानी है। इनके लेखक जो हैं नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। पूछा जाता है कि 20 का दांत के लेखक कौन है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहता है, इसमें आपको टिक करना रहेगा नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। इनका जन्म कहने का मतलब नलिन बिलोचन शर्मा जी का जन्म यानी लेखक का जन्म 18 फरवरी 1916 पटना के बदर घाट में हुआ था। कहाँ हुआ था? पटना के बदर घाट में हुआ था। इनकी माता का नाम रत्नावती शर्मा था। क्या था? रत्नावती शर्मा। हिंदी उपन्यास जो है विशेषतः प्रेमचंद्र, इनका जो हिंदी उपन्यास है ये पूछा जाएगा कि नलिन बिलोचन शर्मा का जो हिंदी उपन्यास है वो निम्नलिखित में से कौन है। 4 ऑप्शन में आपका एक दिया हुआ रहेगा प्रेमचंद, इसी को आपको टिक करना रहेगा, ठीक है। आगे जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो नलिन बिलोचन शर्मा द्वारा रचित 20 का दांत है ये कहाँ से लिया गया है। तो ये लिया गया है 20 के दांत तथा अन्य कहानियाँ से ली गई है, ठीक है। और इसमें किसके
अंतर्विरोध को उजागर किया गया है? तो मध्यम वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर किया गया है। समझ में आ रहा है? इसमें मध्यम वर्ग के अंतर्विरोध को उजागर किया गया है। ठीक है, आगे जो है इसमें कि कथा की जब आगे बढ़िएगा, पढ़े होइएगा, इसमें शॉर्ट में बताया जा रहा है, चूँकि जब कहानी आपको बताएंगे तो अधिक समय लग जाएगा और आपके पास उतना समय है नहीं, इसीलिए ये उसी आधार पे, उसी फॉर्मेट पे तैयार किया हुआ नोट्स है कि आप कम समय में अधिक से अधिक रिवीजन कर पाएँ। तो इसलिए हम कथा नहीं बता पाएंगे। देखिए, जो सेन साहब इस कथा का जो मालिक के तौर पे हैं, नायक के तौर पे हैं, उनकी जो है नई मोटर कार है। ठीक है, वो किस कलर की है ये पूछा जा सकता है, तो काली रंग की है। ठीक है, उस गाड़ी का जो नाम है एस्ट्रीमल इंड है। उस गाड़ी का जो नाम है, यानी पूछेगा आपसे सेन साहब के पास जो गाड़ी थी उसका क्या नाम था, तो आपको याद रखना है एस्ट्रीमल इंड था। क्या था? एस्ट्रीमल इंड। वो कितने की थी? तो 7,500 रुपये की थी। कितने की थी जी? 7,500 रुपये की थी। आपसे ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन पूछा जाता है कि खोखा खोखी का अर्थ क्या होता है, और ये जो खोखा खोखी है ये बांग्ला शब्द है, ये भी जान जाइए। और खोखा खोखी का अर्थ जो होता है लड़का और लड़की होता है। क्या होता है जी? लड़का और लड़की होता है। उनके पास 5 पुत्री थी और एक सबसे छोटा लड़का था जो कासू था, जिसी को प्यार से खोखा नाम दिया, खोखा कहा जा रहा है पाठ्यपुस्तक में। उनके पास 5 लड़कियां थी, वो पाँचों के पाँचों बहुत ही सुशील लड़की थी। ठीक है, उसका जो नाम था पांचों लड़की की वो था सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। ये 5 लड़कियों का नाम हो गया। उसके बाद सबसे छोटा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? आपसे पूछेगा नाउम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा कौन था? तो वो खोखा था। और इसी खोखा का नाम क्या है? कासू है। ठीक है, जो कितने वर्ष का है? तो 5 ईयर है। कितना है? 5 वर्ष का है। कासू का उम्र कितना था जी? 5 वर्ष था। और आपसे ऑब्जेक्टिव में अक्सर पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि जीवन के नियम का अपवाद था कौन? 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ रहेगा, खोखा था या फिर मदन था या और 2 ऑप्शन कोई देगा, तो उसमें याद रखना है कि जीवन के नियम का जो अपवाद था वो कौन था? खोखा ही था। ठीक है, खोखा में सेन साहब किस तरह के लक्षण देखते थे? तो ध्यान रखिएगा, इंजीनियर बनने का लक्षण देखते थे और इसके लिए उसे जो कारखाने की बढ़ई मिस्त्री थे उसको काम पर लगा दिए थे। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है, पसंद आ रहा है, तो अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और लाइक बटन को ज़रूर दबाएं। उससे हमको पता चलता है कि वीडियो आपको बेहतर लग रहा है, समझ में आ रहा है। कम समय में इससे बढ़िया कंटेंट आपको पूरे यूट्यूब इतिहास में कहीं नहीं मिलने वाला है, आप ढूंढ कर भी देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा है, लगे, पसंद आए तो दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। चलिए, सेन साहब का जो किरानी थे उनका नाम क्या था? गिरधर लाल। ये अक्सर पूछा जाता है कि सेन साहब के किरानी जो थे उसका नाम क्या था? तो गिरधर लाल था। और गिरधर लाल के बेटा का नाम क्या था? तो मदन था। या ये फिर पूछे मदन किसके पुत्र था? तो वो गिरधर लाल के पुत्र था। गिरधर लाल कौन थे? तो सेन साहब के यहाँ किरानी थे। देखिए, एकदम शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, इसमें कोई कहीं से दो राय नहीं है। कम समय में अधिक से अधिक प्रश्नों का निचोड़ यहाँ पे रखा गया है, समूह रखा गया है, संग्रह रखा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। ये आपसे अक्सर पूछा जाएगा, सेंटेंस लिख दिया जाएगा और कहेगा किसने कहा है ये शब्द? तो याद रखिएगा, सेन साहब कहते हैं। और किसको कहते हैं? तो मदन को कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। किसने कहा? तो सेन साहब ने कहा। और किससे कहा या किसे कहा? किसके बारे में, किसको कह रहे हैं चोर डाकू गुंडा? तो मदन को कह रहे हैं। ठीक है। देखिए, आपसे ये चीज़ पूछेगा कि हंस कौवे की जमात में जाने के लिए ललक गया, या हड्डी और मांस की लड़ाई, या बंगले के पीले और गली के कुत्ते की लड़ाई। ये सब पंक्ति दिया हुआ रहेगा और पूछेगा कि बताइए कि यह जो वाक्य है किस पाठ से ली गई है। तो आपको बताना है कि ये जो वाक्य है किस पाठ से लिया गया है। याद रखना है कि हंस कौवे की जमात में जाने के लिए, शामिल होने के लिए ललक गया, हड्डी मांस की लड़ाई और बंगले के पीले एवं गली के कुत्ते की जो लड़ाई थी, ये किस पाठ से हैं?
तो आपको याद रखना है 20 के दांत से। किससे हैं? 20 के दांत हैं, जिसके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। ठीक है, 20 के दांत जिनके लेखक कौन है? नलिन बिलोचन शर्मा जी हैं। कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, देखिए दूसरा चीज़ यहीं से एक लंबा क्वेश्चन भी बनता है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया, व्याख्या करें, सप्रसंग व्याख्या करें। तो इसको आप लोग भली भांति समझ रहे होइएगा, ज़्यादा समय नहीं है तो नहीं तो इस पर हम आपको कमेंट करते कि क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए मदन के दोस्त जो गली में लट्टू खेल रहे थे, तो ये पूछा जाता है कि मदन के दोस्त गली में क्या खेल रहे थे, तो याद रखना है आपको लट्टू खेल रहे थे। ठीक है, महल और झोपड़ी की लड़ाई में अक्सर महल वाले ही जीतते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो क्यों जीतते हैं आपको पता होगा, इसको भी याद रखिएगा, महल और झोपड़ी। एक चीज़ और, जो यहाँ हंस कौवा है या हड्डी मांस है या बंगले का पीला गली का कुत्ता है या महल झोपड़ी है, इन सबों में किसका वर्णन किया जा रहा है? सेन साहब का वर्णन किया जा रहा है। और दूसरे तरफ उनके जो किरानी हैं, कौन? उनके किरानी कौन है? उनके किरानी जो हैं गिरधर लाल, उनका वर्णन किया जा रहा है। समझ पा रहे होइएगा, उम्मीद करते हैं। देखिए जो खोखा ने कितने दांत तोड़ दिए, ठीक है, सॉरी, खोखा का जो दांत तोड़ दिया, कौन तोड़ दिया भाई? तो मदन तोड़ दिया। और कितने दांत तोड़ दिए? तो 2 दांत तोड़ दिए। ठीक है, खोखा का कितने दांत तोड़ा गया? 2 दांत। कौन तोड़ा? तो मदन के द्वारा तोड़ा गया। ठीक है, और इस कहानी में किस चीज़ को बताया गया है, तो ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्टिव तौर पे आप भी लिख सकते हैं। इस कहानी में सामाजिक भेदभाव, लिंग भेदभाव, आक्रामक स्वार्थ की छाया में पलते हुए प्यार दुलार के कुपरिणामों को बताया गया है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो अच्छा लगा होगा। देखिए हम ज़्यादा समय इसलिए नहीं दे पा रहे हैं कि आपके पास भी ज़्यादा समय नहीं है। अगर वैसे कोई छात्र हैं जो पीछे पढ़ चुके हैं तो 1.5, 1.75 या 2 मोड में लगाकर तेज़ी से रिवीजन कर सकते हैं, या वैसे छात्र जो अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए ये बहुत ही कारगर सिद्ध होगा। आप यकीन मानिए 1 से 2 बार इस वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, पूरा बिल्कुल अच्छे तरह से समझ में आएगा। प्रश्न यहीं से आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, प्रश्न और कहीं बाहर से आने वाला नहीं है आपका, यहीं से प्रश्न आएगा। ठीक है, चलिए आगे हम बढ़ते हैं। भारत से हम क्या सीखें? भारत से हम क्या सीखें, ये जो चीज़ है ये भाषण है। क्या है? भाषण है। इनके जो लेखक हैं फ्रेडरिक मैक्स मूलर हैं। इनका जन्म 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। कब हुआ था? 6 दिसंबर 1823 में हुआ था। ठीक है, याद रहेगा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत कहा है। किसको कहा है भाई? तो मैक्स मूलर को कहा है। किसको कहा है? मैक्स मूलर को कहा है। अब समझिएगा कि इससे क्वेश्चन किस तरह आएगा। देखिए जो भी हम लिखे हुए हैं सबसे क्वेश्चन बनता है और सभी इंपॉर्टेंट है, ऐसा एक भी पॉइंट इसमें नहीं है जो मतलब बेकाम का लिखा गया है, एकदम आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ही लिखा गया है। ठीक है, तो पूछेगा क्वेश्चन कि मैक्स मूलर को निम्नलिखित में से कौन वेदांतियों का वेदांत कहे हैं? तो याद रखिएगा स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने मैक्स मूलर को वेदांतियों का वेदांत कहे हैं। ठीक है, रानी विक्टोरिया ने नाइट की उपाधि दी थी। किनको भाई? तो मैक्स मूलर को। ध्यान रखिएगा, लेखक को, मैक्स मूलर को नाइट की उपाधि किसने दी थी? तो रानी विक्टोरिया, रानी विक्टोरिया। ठीक है, सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश कौन है? तो याद रखिएगा भारत। ठीक है, प्लेटो दार्शनिक थे, कहाँ के थे ये पूछा जाता है, पूछेगा आपसे प्लेटो दार्शनिक थे कहाँ के भाई? तो याद रखिएगा यूनान के। सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है? तो वो गाँवों में हो सकता है। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास 172 दारिश नामक सोने के सिक्के से भरा एक घड़ा मिला। ठीक है, तो पूछा जाता है कि वारेन हेस्टिंग्स को वाराणसी के पास कितने सोने के सिक्के मिले? तो याद रखिएगा 172 दारिश। ये जो गोला कर रहे हैं हम 172 दारिश, इसको थोड़ा ध्यान में रखिएगा। वारेन हेस्टिंग्स को मिला 172 दारिश सोने का सिक्का मिला। कहाँ मिला? तो वाराणसी के पास मिला। कहाँ मिला? वाराणसी के पास मिला। सबसे प्राचीन भाषा जो है वो कौन सी है? तो याद रखना है संस्कृत है। सबसे प्राचीनतम भाषा जो है कौन सी है? संस्कृत है। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा की कब की? 1783 में। सर विलियम जोन्स ने भारत की यात्रा
कब की? तो 1783 में की। ठीक है। लेखक नया सिकंदर किसको बताए हैं? तो युवा अंग्रेज अधिकारी को। किसको बताए हैं? लेखक ने नया सिकंदर किसको बताए हैं? तो युवा अंग्रेज अधिकारी को बताए हैं। चलिए, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। अगला जो चैप्टर है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? ललित निबंध है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये क्या है? ललित निबंध है। इनके जो लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक कौन है भाई? हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका जो जन्म हुआ है 1907 बलिया उत्तर प्रदेश में। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं अशोक के फूल। इनकी प्रमुख रचनाएं जो हैं अशोक के फूल, आलोक पर्व, वन भट्ट की आत्मकथा, सूर साहित्य, पृथ्वीराज रासो, विश्व भारती, शांति निकेतन इसी को कहा जाता है, अनाम दास का पोथा। अनाम दास का पोथा याद हो गया होगा आपको। 1 से 2 बार वीडियो को रिपीट करके देखिएगा, यकीन मानिए आपको सब याद हो जाएगा। और इससे एक भी प्रश्न बाहर से आने वाले नहीं हैं, ध्यान रखिएगा। बाहर से एक भी प्रश्न नहीं पूछेगा। द्विवेदी जी आलोक पर्व पर साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। द्विवेदी को किस पर्व मतलब किस लेख के लिए, किस कविता के लिए, किस कहानी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था? आलोक पर्व। कौन सी नाम याद रहेगा? आलोक पर्व। ठीक है। भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म विभूषण भी दिया गया था। ठीक है। आगे पूछेगा कि जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त की थी? तो याद रखिएगा लखनऊ विश्वविद्यालय से प्राप्त किए थे। कौन विश्वविद्यालय है? लखनऊ विश्वविद्यालय। हजारी प्रसाद द्विवेदी डीलिट की उपाधि किस विश्वविद्यालय से प्राप्त किए? लखनऊ विश्वविद्यालय। कौन विश्वविद्यालय? लखनऊ विश्वविद्यालय। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। कौन विश्वविद्यालय? लखनऊ विश्वविद्यालय। ठीक है, याद रहेगा। चलिए नाखून का जो बढ़ना है मनुष्य की किस वृत्ति को बताता है? तो याद रखिएगा पार्श्विक वृत्ति को बताता है। पार्श्विक वृत्ति को बताता है। नाखून क्यों बढ़ते हैं, यह प्रश्न लेखक के सामने कैसे उपस्थित हुआ? तो लेखक की जब छोटी लड़की ने पूछा कि पिताजी ये नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब उपस्थित हुआ। ठीक है। निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर, किसको कहा गया है? तो नाखून को कहा गया है। किसको कहा गया है? नाखून को कहा गया है। देवताओं का राजा कौन होता है जी? याद रखिएगा देवताओं का राजा का ब्रज, यानी कि देवताओं का राजा पहले समझ लीजिए। देवताओं का राजा यानी कि इंद्र। देवताओं का राजा यानी कि इंद्र। देवताओं का राजा यानी कि इंद्र। ठीक है। उनका ब्रज दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। किससे बना था? दधीची मुनि के हड्डियों से बना था। ठीक है। दधीची मुनि के हड्डियों से बना था इंद्र का ब्रज। ठीक है। इंद्र नहीं देगा तो देगा आपको ऑप्शन क्वेश्चन में देवताओं के राजा का ब्रज। ठीक है, याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। ठीक है। किसका कथन है? तो याद रखिएगा कालिदास का कथन है। किसका कथन है दोस्त? कालिदास का कथन है। ठीक है। प्राचीन मानव का मुख्य अस्त्र शस्त्र जो था वो क्या था? तो वो भी क्या था? नाखून ही था। कामसूत्र रचना है किसकी? वात्स्यायन की। याद रखिएगा बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। वात्स्यायन की कामसूत्र जो रचना है किनकी रचना है? वात्स्यायन की। कौन मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? तो बंदरिया कभी भी मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती। ठीक है। सहज वृत्तियाँ है अनजान स्मृतियों को सहजात वृत्तियाँ जो है अनजान स्मृतियों को। बड़े बड़े नख पसंद करते हैं कौन देश के लोग? तो गौड़ देश के लोग। याद रखिएगा बड़े बड़े जो नख पसंद करते थे वो कौन देश के लोग पसंद करते थे? तो गौड़ देश के लोग पसंद करते थे। अगला चैप्टर जो आपका है नागरी लिपि। नागरी लिपि जो है एक निबंध है। क्या है भाई? तो एक निबंध है। नागरी लिपि क्या है? एक निबंध है। इनके लेखक जो हैं कौन है? गुणाकर मूले। लेखक कौन है? गुणाकर मूले। इनका जो जन्म हुआ था 1935 महाराष्ट्र के अमरावती जिला में हुआ था। 1935 महाराष्ट्र के अमरावती जिला में हुआ था। इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं? तो इनकी जो प्रमुख कृतियाँ हैं वो अक्षरों की कहानी, महान वैज्ञानिक, नक्षत्र लोक,
और पुस्तक जो है अक्षर कथा है। कौन सा है? अक्षर कथा है। ये पूछा जाता है कि गुणाकर मूल्य जी का टोटल यानी कुल कितनी कृतियाँ हैं या कितनी पुस्तकें हैं या कितने निबंध हैं, तो लगभग 2500 है। कितना है? लगभग 2500 आपको ध्यान में रखना है, लगभग 2500 है। ठीक है। इस पाठ में यह पाठ जो है कहाँ से लिया गया है, तो ये पूछेगा कि जो गुणाकर मूल्य द्वारा रचित नागरी लिपि है ये कहाँ से लिया गया है, तो ये भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। कहाँ से? भारतीय लिपियों की कहानी से ली गई है। अगला क्वेश्चन आपसे है कि पूछेगा संस्कृत भाषा किस लिपि में लिखी जाती है। ऑप्शन देगा आपका 4, उसमें नागरी या देवनागरी रहेगा। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो नागरी या देवनागरी। उसी तरह से फिर पूछेगा नेपाली भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपका ऑप्शन क्या होगा? नागरी या देवनागरी। ठीक है। देखिए इस तरह का अक्षर आपको दिया हुआ रहेगा और ये पूछेगा 8 के जैसा, ऊपर एक पाई दे के ऊपर पाई, इस तरह से। ठीक है। तो ये समझिएगा ये अक्षर किस भाषा का है, कहाँ का है, तो याद रखिएगा मराठी भाषा का अक्षर है। ठीक है, मराठी का अक्षर है। ठीक है, याद रहेगा। अगला जो है बंगला लिपि की बहन है। कौन? बंगला लिपि की बहन है नागरी लिपि। याद रखिएगा बंगला लिपि की जो बहन है कौन है? नागरी लिपि है। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है? नंदी नागरी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपसे देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि आपसे क्वेश्चन देगा कि दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहते हैं। आपका 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें एक रहेगा नंदी नागरी, इसी को टिक करना है। ठीक है। अगला जो पढ़िएगा जो लिखा हुआ है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको लगेगा कि क्या लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। कोकन के शिलाहार, मान्यखेट के राष्ट्रकूट, देवगिरी के यादव, विजयनगर के शासकों के लेख, विजयनगर के राजाओं के लेख, राजराजा राजेंद्र, केरल के शासकों के सिक्कों पर बिरकिलस, ये सब के सब जो भी हम कोमा देके लिखे हुए हैं ये सब के सब आपसे पूछेगा किस लिपि में लिखा हुआ है, तो याद रखिएगा नागरी लिपि में लिखा हुआ है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसे। क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि केरल के शासकों के सिक्कों पर जो बिरकिलस हैं वो किस लिपि में लिखी गई है, तो ये लिखी गई है नागरी लिपि में। किस लिपि में लिखी गई है? नागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। उसी तरह से फिर पूछेगा जैसे मान्यखेट का राष्ट्रकूट किस लिपि में लिखी गई है, तो नागरी लिपि में लिखी गई है। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए आगे हैं महमूद गजनबी, इस्लामिक शासक का नींव डालने वाला यही था। याद रखिएगा महमूद गजनबी के लाहौर के टकसाल में ढाले गए चांदी के सिक्कों पर भी किस शब्द, कौन सी लिपि है? नागरी लिपि है। यानी कि जो टकसाल महमूद गजनबी के समय में चांदी के सिक्कों पर ढाला गया था या शब्द जो लिखा गया था वो भी किस लिपि में लिखा गया था? नागरी लिपि में लिखा गया था। किस लिपि में? नागरी लिपि में लिखा गया था। एक चीज़ और यहीं से क्वेश्चन बनता है कि टकसाल का अर्थ क्या होता है? टकसाल का अर्थ क्या होता है, तो याद रखिएगा सिक्का। टकसाल मतलब क्या होता है? सिक्का। अगला जो है बादशाह अकबर ने सिक्का जो चलाया था जिस पर राम सीता लिखा हुआ था ये भी नागरी लिपि में लिखा गया था और नागरी लिपि में राम सीता को राम सीए लिखा जाता है। ठीक है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध किससे है, तो जो श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध जो है जैन धर्म से है। किससे है? जैन धर्म से है। श्रवण बेलगोला स्थान का संबंध जो है जैन धर्म से है। अमोघ वर्ष, याद रखिएगा अमोघ वर्ष भारत के राष्ट्रकूट वंश के महानतम शासक थे। पूछेगा आपसे भारत के राष्ट्रकूट वंश के महानतम शासक कौन थे, तो ध्यान रखना है अमोघ वर्ष थे। कौन थे? अमोघ वर्ष थे। मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति जो थी वो भी किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी। किस भाषा में थी? संस्कृत भाषा में थी। दक्षिण भारत में नागरी लिपि को क्या कहा जाता है, तो नंदी नागरी कहा जाता है। उम्मीद करते हैं यहाँ तक वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करें तथा लाइक बटन दबाकर हमें ये महसूस कराएं कि सही में सच में आपको वीडियो समझ में आ रहा है। चलिए अगला चैप्टर जो है अपना बहादुर। पूछेगा बहादुर जो है
ये क्या है? तो आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा कहानी, उसको टिक करना है, ठीक है। इनके जो लेखक हैं अमरकांत हैं, ऐसे भी याद रख सकते हैं अमरकांत बहादुर, अमरकांत बहादुर, तो अमरकांत बहादुर, ठीक है, लेखक अमरकांत। जो इनका जन्म हुआ है वो जुलाई 1925 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है, समझ रहे हैं, जन्म जुलाई 1925 बलिया उत्तर प्रदेश में हुआ है। स्वाधीनता संग्राम में कब शामिल हुए? तो ध्यान रखना है 1942 में, यानी कि जो अमरकांत जी हैं स्वाधीनता संग्राम में कब शामिल हुए? तो 1942 ईस्वी में। अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता के पुरस्कृत कहानी कौन सी थी? अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत कहानी जो थी अमरकांत जी का, वो कौन थे? डिप्टी कलेक्ट्री। याद रखिएगा, बहुतों बार पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अमरकांत जी का अखिल भारतीय कहानी प्रतियोगिता में पुरस्कृत कहानी जो है कौन सी है? तो याद रखिएगा डिप्टी कलेक्ट्री है। क्या है? डिप्टी कलेक्ट्री है, ठीक है। इनके बहुत सारे कहानी संग्रह है, उसमें से मुख्य जो कहानी है वो कौन सा है? जिंदगी और जोख, मौत का नगर, मित्र मिलन, कुहासा। जैसे आपसे क्वेश्चन कैसे पूछता है, पूछेगा कि निम्नलिखित कहानी में से कौन अमरकांत द्वारा रचित है? उसमें आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, उसमें से एक, इसमें से कोई रहेगा, उसको आपको टिक करना रहेगा। या फिर पूछेगा जिंदगी और जोख या फिर कुहासा। ये तो कुहासा बहुत बार पूछा हुआ है, किनकी रचना है? तो आपको याद रखना है अमरकांत जी का है, ठीक है। अमरकांत जी का कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास भी है। ये कौन कौन सा है? तो ये है सूखा पत्ता, आकाश पक्षी, काले उजले दिन, बीच की दीवार, ग्राम सेविका और बानर सेना। ये बाल उपन्यास है। बानर सेना कौन सी है? बाल उपन्यास है। ये भी किनका है? अमरकांत जी का ही है, ठीक है। देखिए, जो बहादुर है इसके बारे में अब समझिए, बहादुर कौन है, कहाँ से आया है, ये भी कहानी है, तो आपको कहानी याद हो जाएगा, थोड़ा सा समझ लीजिएगा। तो देखिए, बहादुर जो है उसका उम्र जो हो रहा था 12 से 13 वर्ष हो रहा था। उसका ठिगना चकैत शरीर था, गोरा रंग था, चपटा मुंह था, ठीक है, सफ़ेद नेक्कर, आधी बाह के सफ़ेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने हुआ था, ठीक है, और साथ ही गले में क्या पहना हुआ था? स्काउट गाइड का रुमाल बंधे हुआ था, ठीक है। लेखक के घर पूछता है क्वेश्चन ये आगे कि लेखक के घर कौन लेकर आया था बहादुर को? तो याद रखना है साले साहब जो थे, लेखक के साले साहब, वो लेकर आए थे लेखक के घर। लेखक की जो पत्नी है उसका नाम क्या है? तो लेखक की पत्नी का नाम क्या है जी? निर्मला है। क्या है? निर्मला है। बहादुर का घर कहाँ है ये पूछा जाता है, तो नेपाल और बिहार के बॉर्डर पे यानी सीमा पे है, ठीक है। उनके पिता जो है, किनके पिता? बहादुर के पिता। किनके पिता? बहादुर के पिता। पूछता है कहाँ मारे गए थे? तो युद्ध में मारे गए थे। कहाँ मारे गए थे दोस्त? युद्ध में मारे गए थे। मार खाकर भैंस कहाँ भागी भागी पहुँची? माँ के पास पहुँची। देखिए, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ना उसी को हम डायरेक्ट लिखे हुए हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है ना, हम जान रहे हैं समय कम है, और आप अगर पढ़े होंगे उम्मीद करते हैं तो आपको सब रिलेट हो रहा होगा एक दूसरे से, ठीक है। मार खाकर भैंस कहाँ पहुँची? माँ के पास पहुँची। जब वो अपने घर से भागा, जब माँ ने, पढ़े हुइएगा कि माँ फिर किसको? बहादुर को ये आशा लगाया कि जितना ये भैंस को मारा है उससे दुगुना फिर पिटाई की, तब बहादुर ने घर छोड़कर ही भाग गया, ठीक है। और कितना रुपया लेकर भागा? तो 2 रुपया लेकर भाग गया। 9 2 11 होना मतलब क्या होता है? भाग जाना होता है। दिल बहादुर नाम था पूरा, बहादुर का पूरा नाम क्या था? तो दिल बहादुर था। दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो लेखक की पत्नी जो थी निर्मला, उसने दिल शब्द को ही उड़ा दी थी, ठीक है। निर्मला ने दिल शब्द को, दिल बहादुर से दिल शब्द उड़ा दी थी। लेखक के पुत्र कौन है? तो किशोर है। लेखक के पुत्र कौन है? किशोर है। रिश्तेदार की पत्नी के 11 रुपये खो गए थे। कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये खो गए थे। और ये किस पे आरोप लग रहा था? ये झूठा आरोप था। और किस पे लग रहा था? तो बहादुर पे ही लग रहा था, ठीक है। बहादुर लेखक को संबोधित करता था, मतलब बहादुर जो था लेखक को क्या कहता था? साहब जी कहता था, बाबू जी कहता था, या क्या कहता था? तो याद रखिएगा साहब जी कहता था, साहब जी नहीं कहता था, साहब जी कहता था। क्या कहता था? साहब जी कहता था, ठीक है, याद रहेगा। लेखक तथा उनके घर वाले के व्यवहार में आए परिवर्तन के कारण बहादुर चला गया। मतलब ये पूछता है कि आखिरकार
बहादुर लेखक का घर क्यों छोड़ दिया। ठीक है, तो लिखेंगे कि जो लेखक थे और उनके घर वाले थे, जब चोरी का इल्ज़ाम लग गया था बहादुर पे, तो उन लोग इसके प्रति लेखक के घर वाले का व्यवहार जो था परिवर्तन हो गया। पहले जितना मानते थे उतना नहीं मानते थे, जिसके कारण कुंचित होकर बहादुर लेखक का घर छोड़कर भाग गया। ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन जो आपका अगला चैप्टर है, ये भी एक क्या है, निबंध है। परंपरा का मूल्यांकन जो है क्या है, निबंध है। इसके जो लेखक हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। कौन है, डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। इनका जो जन्म हुआ था 10 अक्टूबर 1912 को उन्नाव उत्तर प्रदेश, और गांव पूछेगा तो उचगांव सानी में हुआ था। कौन सा गांव है, उचगांव सानी, उचगांव सानी, उन्नाव उत्तर प्रदेश, और गांव पूछे तो उचगांव सानी। जो लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा हैं, इनके बहुत सारी पुस्तक हैं, उसमें से जो मुख्य पुस्तक थी निराला की साहित्य साधना। कौन पुस्तक है, निराला की साहित्य साधना। इसके लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। आपसे क्वेश्चन पूछता है कि डॉक्टर रामविलास शर्मा जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, वो किस पुस्तक के लिए मिला है, तो याद रखना है निराला की साहित्य साधना। क्या याद रखना है, निराला की साहित्य साधना। इनके कुछ प्रमुख रचना भी हैं, वो प्रमुख रचना कौन कौन से हैं इसको ध्यान से देख लेते हैं एक बार, इसी से सबसे क्वेश्चन बनता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद्र और उनका युग, भाषा और समाज, विराम चिन्ह, बड़े भाई, ये सब जो है रामविलास शर्मा का प्रमुख रचना है। ठीक है, देखिए आपसे पूछता है कि भौतिकवाद से आप क्या समझते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ लिखना है कि जो लोग समाज में बुनियादी परिवर्तन करके वर्गहीन शोषण मुक्त समाज की रचना करना चाहते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कहते हैं, भौतिकवाद कहते हैं। ठीक है, यदि मनुष्य परिस्थितियों का नियामक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का नियामक नहीं हैं। यह शब्द या यह वाक्य जो पूछता है आपसे, यह वाक्य किस पाठ से लिया गया है, तो याद रखना है कि यह जो पाठ है परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है, जिनके लेखक डॉक्टर रामविलास शर्मा जी हैं। ठीक है, आगे आपसे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कि जो पूरा यूरोप था वो किससे प्रभावित था, तो एथेंस की सभ्यता से प्रभावित था। क्वेश्चन पूछेगा कि सारा यूरोप या पूरा यूरोप, संपूर्ण यूरोप किससे प्रभावित था। 4 ऑप्शन आपका दिया हुआ रहेगा, उसमें एक रहेगा एथेंस की सभ्यता से, तो यहीं टिक करना है। राइट आंसर जो आपका होगा एथेंस की सभ्यता हो जाएगा। ठीक है, देखिए आगे जो है प्रगतिशील आलोचना का विकास। प्रगतिशील आलोचना का विकास किससे होता है, तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। किससे होता है, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से होता है। मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है कैसा, आपका ऑप्शन में रहेगा द्वंदात्मक, त्रितात्मक, चतुर्थात्मक, ऐसा आपसे ऑप्शन में रहेगा। लेकिन मनुष्य और परिस्थिति का जो संबंध है वो कैसा है, द्वंदात्मक है। कैसा है, द्वंदात्मक है। ठीक है, आगे जो है साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान संभव है किससे, आपको ऑप्शन में साम्यवादी, समाजवादी या पूंजीवादी, विभिन्न तरह का ऑप्शन दिया हुआ है, उसमें एक रहेगा समाजवादी व्यवस्था। साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किसमें संभव है, तो समाजवादी व्यवस्था में संभव है। साहित्य के पूर्ण ज्ञान का संभव है किसमें, समाजवादी व्यवस्था में। जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं उनके लिए परंपरा का ज्ञान आवश्यक है। अब पूछेगा कि इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, तो क्वेश्चन आपसे ये पूछेगा कि परंपरा का ज्ञान किनके लिए आवश्यक है, तो आपको लिखना होगा जो लकीर के फकीर न होकर साहित्य की रचना करते हैं उनके लिए परंपरा की ज्ञान आवश्यक है। ये हो गया सब्जेक्टिव टाइप में क्वेश्चन पूछेगा तो। और ऑब्जेक्टिव में किस तरह से पूछेगा, तो इस तरह से पूछेगा कि जो लकीर के फकीर न होकर क्रांतिकारी साहित्य की रचना करते हैं उनको क्या कहते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परंपरा का ज्ञान कहते हैं। उनके पास यानी कि परंपरा का ज्ञान है। देखिए अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कीजिए, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ताकि
हमको भी मोटिवेशन चाहिए। अगर आप वीडियो पसंद करते हैं, इस तरह का वीडियो चाहते हैं, तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। हम समझ रहे हैं आपके पास भी समय नहीं है, तो बिना किसी समय गंवाए, वेस्ट किए, इधर उधर का बात किए, एकदम टू द पॉइंट, जैसा कि हम नोट्स बनाए हुए हैं उस पर डायरेक्ट बात करते हैं। जीत जीत में निरखत हूँ, जीत जीत में निरखत हूँ, ये जो है क्या है, तो ये क्या है, साक्षात्कार है। क्या है, साक्षात्कार है। जीत जीत में निरखत हूँ क्या है, साक्षात्कार है। ये जो इनके लेखक हैं कौन है, पंडित बिरजू महाराज। जीत जीत में निरखत हूँ के लेखक कौन है, पंडित बिरजू महाराज हैं। ठीक है, ये कथक के ललित के कवि हैं। आपसे पूछा जाता है कि पंडित बिरजू महाराज कैसे कवि हैं, तो याद रखिएगा कथक के ललित के कवि हैं। कैसे कवि हैं, तो कथक के ललित के कवि हैं। पूछेगा पंडित बिरजू महाराज कैसे कवि हैं, तो कथक के ललित के कवि हैं। ठीक है, और ये किस घराने से आते हैं, ये भी पूछा जाता है, तो लखनऊ के घराने से आते हैं। ठीक है, कौन सी पीढ़ी है, तो 7वीं पीढ़ी है। ठीक है, और ये किस प्रकार के कलाकार हैं, यानी पंडित बिरजू महाराज किस प्रकार के कलाकार हैं, तो ये एक क्या है, नर्तक है, नर्तक हैं। क्या है, मतलब नाचने वाले हैं, नर्तक हैं। ठीक है, लखनऊ घराने से याद रखना है, 7वीं पीढ़ी याद रखना है, और किस प्रकार के कलाकार हैं, तो नर्तक हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आया होगा आपको। देखिए अगला है, पूछा जाता है कि इबादत का क्या अर्थ होता है। ये जो भी लिखे हैं इससे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन और साथ ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो 100% बनेगा ही बनेगा, और साथ ही अगर आपका कॉन्सेप्ट ठीक है, अगर रिलेट कर पा रहे हैं अपने चैप्टर से, चूँकि हमारे पास समय उतना नहीं है कि सारांश को दोहराएं, तो अगर आप रिलेट कर पा रहे हैं तो सब्जेक्टिव भी आपका एक भी नहीं छूटने वाला है। इसलिए ध्यान से बिना स्किप किए ध्यान से वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। ठीक है, देखिए क्वेश्चन जो आपका अगला पूछा जाता है वो कुछ इस प्रकार से होता है कि इबादत का अर्थ क्या है। तो याद रखिएगा इबादत का अर्थ जो होता है उपासना होता है। इबादत का अर्थ क्या होता है, उपासना होता है। बिरजू महाराज के गुरु, या पूछे बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, या फिर पूछे बिरजू महाराज किसके शागिर्द थे। पूछेगा क्वेश्चन आपसे कि बिरजू महाराज के गुरु कौन थे, तो उनके पिता ही थे। ठीक है, या फिर पूछे कि बिरजू महाराज किसके शागिर्द थे, तो किनके, पिता के। शागिर्द का मतलब क्या होता है, शिष्य होता है, मतलब किसके शिष्य थे, मतलब गुरु किसको मानते थे पंडित बिरजू महाराज, तो अपने पिताजी को मानते थे। ठीक है, शागिर्द का अर्थ क्या होता है, शिष्य होता है। क्या होता है, शिष्य होता है। बिरजू महाराज की जो पहली शिष्या थी वो कौन थी, रश्मि थी। कौन थी, रश्मि थी। पंडित बिरजू महाराज की पहली शिष्या कौन थी, रश्मि थी। याद रखिएगा। देखिए आगे जो है, पंडित बिरजू महाराज का संबंध जो है रामपुर से और लखनऊ से कैसे है, ये सब्जेक्टिव का क्वेश्चन हो जाता है, तो आप रिलेट कर पा रहे होइएगा कि जो रामपुर जो जगह है, इनके बहनों का जन्म हुआ था, और ये लखनऊ इनका आना जाना पड़ रहा था, जिसके कारण दोनों रिलेट हो रहा था। ठीक है, बिरजू महाराज के बहनों का जन्म कहाँ हुआ था, तो रामपुर में हुआ था। इस तरह से संबंधित है रामपुर। ठीक है, उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। किनके पिता की मृत्यु भाई, तो पंडित बिरजू महाराज के पिताजी नहीं रहे थे। कब, जब पंडित बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के उम्र में थे। जब पंडित बिरजू महाराज की उम्र 9.5 वर्ष की थी, तभी उनके पिता देहांत कर चुके थे, और उनकी 10वीं और 13वीं के लिए, यानी कि काम क्रिया के लिए, उनकी काम क्रिया के लिए 500 रुपया इकट्ठा किए थे, और उसके लिए उन्होंने 2 प्रोग्राम किए थे। कितने प्रोग्राम किए थे, 2 प्रोग्राम किए हुए थे। ठीक है, बिरजू महाराज जो थे डांस सिखाते थे, मतलब पूछेगा आपसे किसको सिखाते थे डांस, तो जो सीताराम बांग्ला थे इनको इन्होंने डांस सिखाते थे। ठीक है, पिताजी के साथ पंडित बिरजू महाराज का जो आखिरी प्रोग्राम था वो कहाँ हुआ, तो मैनपुरी में हुआ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और लगभग न जाने कितना बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है कि पंडित बिरजू महाराज का उनके पिताजी के साथ आखिरी प्रोग्राम कहाँ हुआ, तो मैनपुरी में हुआ। कहाँ हुआ, मैनपुरी में हुआ। पंडित बिरजू महाराज के चाचा कौन थे, तो शंभू महाराज थे। प्रारंभिक शिक्षा जो प्राप्त हुआ पंडित बिरजू महाराज का किनसे हुआ, कपिला जी से हुआ। शौक था, यानी पंडित बिरजू महाराज जी को क्या शौक था,
टोपी पहनना, क्या शौक था? टोपी पहनना। हिंदुस्तान डांस एकेडमी में थी, कौन थे? मतलब आपको ऑप्शन में रहेगा कपिला जी भी थी, लीला कृपलानी भी थी, या दोनों उपस्थित थी। तो ध्यान में रखिएगा दोनों उपस्थित हैं, यानी हिंदुस्तान डांस एकेडमी में कपिला जी भी थी और लीला कृपलानी भी थी। ठीक है। और बिरजू महाराज को संगीत नाटक अकादमी अवार्ड भी मिला हुआ था। और ये पूछा जाता है कि जब ये अवार्ड उनको मिला था तो वो कितने वर्ष के थे? तो ध्यान रखिएगा वो मात्र 27 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? मात्र 27 वर्ष के थे। ठीक है। देखिए अगला जो आपका चैप्टर आता है वो आता है अभिनयो। कौन सा चैप्टर है? अभिनयो। अभिनयो क्या है? तो एक ललित रचना है। अभिनयो क्या है दोस्त? तो एक ललित रचना है। क्या है? एक ललित रचना है। ठीक है। जिनके लेखक अशोक वाजपेयी हैं। कौन है लेखक? अशोक वाजपेयी हैं। ठीक है। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनका जन्म 16 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके पिता का नाम परमानंद वाजपेयी और माता का नाम निर्मला देवी था। माता का नाम निर्मला देवी था। इनकी कुछ प्रमुख कृतियां हैं, वो कौन कौन सी है? इसको देखिएगा। एक पतंग अनंत में, कहीं नहीं वहीं, बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह। आपसे पूछा जाता है कि थोड़ी सी जगह किनकी कृतियां हैं, और 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। उसमें एक ऑप्शन आपका अशोक वाजपेयी जी का रहेगा, उसको आपको टिक करना रहेगा। ठीक है। देखिए और यह जो पाठ है अभिनयो नामक गद्य एवं कविता के सृजनात्मक से संग्रह से संकलित है। यानी पूछेगा आपसे कि अभिनयो कहाँ से संकलित है, कहाँ से लिया गया है? तो अभिनयो से ही लिया गया है। अभिनयो नामक गद्य खंड इनके द्वारा ही, अशोक वाजपेयी के द्वारा ही लिखा गया है, वहीं से लिया गया है। ठीक है। जो आगे है कि अभिनयो कहाँ स्थित है, तो इसको देखिए। अभिनयो जो है दक्षिणी फ्रांस में स्थित है। कहाँ स्थित है? दक्षिणी फ्रांस में। मध्ययुगीन ईसाई मठ है। मठ जो अभिनयो है दक्षिण फ्रांस में स्थित मध्ययुगीन, आपसे पूछेगा कौन युग का है, तो मध्ययुगीन ईसाई मठ है। ठीक है। और लाह शत्रुज भी पूछेगा क्या है, तो लाह शत्रुज भी क्या है? ईसाई मठ है। लाह शत्रुज भी क्या है? ईसाई मठ है। लाह शत्रुज भी क्या है? ईसाई मठ है। और ये किसके किनारे बसा हुआ है अभिनयो? तो रोन नदी के किनारे। रोम नहीं, ध्यान दीजिएगा, रोन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? रोन नदी के किनारे बसा हुआ है। बिल्नो ल अभिनयो। बिल्नो ल अभिनयो का क्या अर्थ होता है? तो अभिनयो की नई गांव या नई बस्ती। अभिनयो की नई गांव या फिर नई बस्ती। आपसे आगे पूछा जाता है कि जीर्णोद्वार का अर्थ क्या है? जीर्णोद्वार का अर्थ क्या है? तो पुराने को नया करना, यानी कोई पुराना चीज़ है उसको नया करना जीर्णोद्वार का मतलब होता है। ठीक है। जब लेखक लाह शत्रुज गए थे तो कितने दिन के लिए गए थे? तो कितने दिन वहाँ पे रहे? तो 19 दिन रहे। ठीक है। कितने दिन रहे? 19 दिन रहे। कितने दिन रहे? 19 दिन रहे। ठीक है। ल मादा मोजेल द अभिनयो। ल मादा मोजेल द अभिनयो, ये जो है पिकासो के द्वारा लिखा गया है। और फिर पूछा जाता है कि पिकासो जो है किस प्रकार के क्या थे? तो जो पिकासो थे वो कौन थे? चित्रकार थे। पिकासो जो थे वो कौन थे? चित्रकार थे। ठीक है। प्रत्येक वर्ष अभिनयो में जो समारोह आयोजन किया जा रहा था वो रंग समारोह था। कौन सी था? रंग समारोह था। लेखक पहली बार अभिनयो कब गए थे? कितने वर्ष पहले गए थे? तो याद रखिएगा 10 वर्ष पहले गए थे। लेखक अभिनयो 10 वर्ष पहले गए थे। ठीक है। और अपने साथ कौन कौन सी लेकर गए थे? तो कुछ पुस्तकें लेकर गए थे, टाइप राइटर था और टेप्स था। ठीक है, याद रहेगा। जब पहली बार लेखक अभिनयो गए 10 वर्ष पहले तो अपने साथ पुस्तक ले गए, टाइप राइटर ले गए और टेप्स ले गए। ठीक है। उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा जापान को कहा जाता है। उगते हुए सूरज का देश किसको कहा जाता है? जापान को कहा जाता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। अगर यहाँ तक आप नॉन स्टॉप बिना रुके देख रहे हैं
तो बहुत ही आपका प्रोग्रेस अच्छा है। अगर आप थक जा रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि ये अच्छा नहीं है वीडियो, अगर समझ में नहीं आ रहा है तो समझिए कि आप पढ़े नहीं हैं, आप में कमी है, वीडियो में कमी नहीं है। यकीन मानिए ये चैप्टर आप इतना वीडियो देख कर जाइए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। चलिए अगला चैप्टर शुरू करते हैं। मछली। मछली जो है क्या है? कहानी है। क्या है? मछली क्या है? कहानी है। इनके लेखक जो हैं विनोद कुमार शुक्ल। इनका जन्म 1 जनवरी 1937 राजनांद गांव छत्तीसगढ़ में हुआ था। इनके कुछ उपन्यास हैं नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ठीक है। और कुछ कहानी संग्रह भी हैं इनके, जो है पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय, ठीक है। और पूछता है कि विनोद कुमार शुक्ल जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब प्राप्त हुआ? तो याद रखिएगा विनोद कुमार शुक्ल जी को 1990 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। कब प्राप्त हुआ? 1990 में, डेट याद रखिएगा। और पूछेगा कि ये जो कहानी है कहाँ से लिया गया है? तो ये कहानी महाविद्यालय से ली गई है। कहाँ से ली गई है? महाविद्यालय से। पूछेगा आपसे मछली कहानी जो है कहाँ से ली गई है? आपका ऑप्शन दिया हुआ रहेगा 4, उसमें एक ऑप्शन महाविद्यालय रहेगा, इसको टिक करना है, ठीक है। झोले में कितने मछली थी? तो सबको याद होगा 3 मछली थी, उसमें से जिंदा कौगो था? तो 2 था, ठीक है। संतू काँप रहा था, क्यों? डर के कारण कि किसके कारण? तो डर के कारण नहीं दोस्त, याद रखिएगा ठंड के कारण काँप रहा था। संतू किसके कारण काँप रहा था? ठंड के कारण काँप रहा था, ठीक है। देखिए आगे जो है, जो मछली मर जाती है उसकी आँखों में परछाई नहीं दिखती, ये कौन समझाया था? तो उसकी दीदी ने समझाया था। कौन? दीदी ने समझाया था, ठीक है। मछली और गोश्त कौन खाते थे? तो उनके पिताजी खाते थे, लेखक के पिताजी खाते थे। नौकर का क्या नाम था? तो भग्गू। नौकर का नाम क्या था? भग्गू। नरेन कौन था? तो दीदी का प्रेमी था। कहानीकार का छोटा भाई का नाम क्या था? तो वो था संतू। संतू मछली लेकर कहाँ भागे जा रहा था? तो कुएं में डालने के लिए। कहाँ भागे जा रहा था? कुएं में डालने के लिए। पिताजी किसको मारे थे? तो दीदी को मारे थे। अब कहानी याद होगा आपको तो ज़रूर रिलेट कर पा रही होइएगा, नहीं तो अगर कहानी नहीं पढ़े हैं तो थोड़ी सी कठिनाई हो सकती है। लेकिन यकीन मानिए 2 से 3 बार वीडियो को देखिएगा, आपको सब समझ में आने लगेगा, सब याद हो जाएगा, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। देखिए आगे है, मछली छीनने की कोशिश कर रहा था, कौन? भग्गू। मछली छीनने की कौन कोशिश कर रहा था? भग्गू। लेकर भाग कौन रहा था? तो याद रखिएगा संतू। लेकर भाग कौन रहा था? संतू। छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? भग्गू। आपसे पूछा जाता है कि एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे रहे हैं लेखक, जो लेखक थे एसोसिएट प्रोफेसर के पद पे थे, वो कौन सा स्कूल था, कॉलेज था? तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में। कहाँ? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर बने रहे थे, वहीं पे कार्यरत थे, ठीक है। अगला जो है, मछली जो है निम्न वर्गीय समाज के बारे में बता रही है। ये एक सामाजिक कहानी है। कैसी कहानी है? सामाजिक कहानी है, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बहुत ही करीब हैं, अपने लक्ष्य के करीब हैं। देखिए आगे जो है, नौबत खाने में इबादत। नौबत खाने में इबादत जो है ये एक व्यक्ति चित्र है। क्या है? व्यक्ति चित्र है। इनके लेखक जो हैं यतीन्द्र मिश्र। इनका जन्म 1977 अयोध्या उत्तर प्रदेश में हुआ था। जो काव्य संग्रह है यदा कदा, अयोध्या तथा अन्य कहानियाँ इत्यादि पर आलाप, ठीक है। देखिए जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है वो है कि विमला देवी के फाउंडेशन के संचालक कौन थे? विमला देवी फाउंडेशन के संचालक कौन थे? तो याद रखिएगा यतीन्द्र मिश्र थे। और कब से शुरू किए? 1999 से। कौन थे? यतीन्द्र मिश्र जो लेखक हैं खुद थे। और कब से शुरू किए? 1999 से शुरू किए। यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार के कविताओं का संपादन किस नाम से किया? ये कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो याद रखिएगा यार जुलाहे। किस नाम से किया है? तो यार जुलाहे नाम से
किया है। ठीक है, देखिए आगे इस पाठ में क्या बताया गया है। तो देखिए इस पाठ में प्रसिद्ध शहनाई वादक भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के जीवन, उनकी रुचि, अंतर्मन की बुनियादी बुनावट, संगीत की साधना इत्यादि को बताया गया है। आपसे देखिए इसी से कितना क्वेश्चन बनता है। आपसे पूछेगा कि जो शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खान थे उनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो याद रखिएगा भारत रत्न मिला था। कौन सी मिला था? भारत रत्न मिला था। बिस्मिल्लाह खां के बचपन का नाम क्या था? ठीक है, उनके भाई का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, ये सब अक्सर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। चूँकि आपका ऑब्जेक्टिव अब 100 हो गया है। ठीक है, देखिए बिस्मिल्लाह खां के जो बचपन का नाम है वो था कमरुद्दीन। क्या था? कमरुद्दीन। उम्र कितना था? 6 वर्ष। और उसके बड़ा भाई जो था शमसुद्दीन, उनका उम्र 9 वर्ष। उनके जो पिता थे, किनके पिता? कमरुद्दीन के या फिर शमसुद्दीन के, बोलिए, बिस्मिल्लाह खान के, पैगंबर बख्श खां। कौन थे? पैगंबर बख्श खां थे। उनके जो परदादा थे उस्ताद सल्लार हुसैन थे। उनके परदादा कौन थे? उस्ताद सल्लार हुसैन थे। ठीक है, उनके जो मामा थे, उनके मामा जी का नाम जो था शाहिद हुसैन और अली बख्श और सादिक हुसैन थे। उनका जो जन्म हुआ था डुमराव बिहार में हुआ था। कहाँ हुआ था? डुमराव बिहार में। किनका जन्म? बिस्मिल्लाह खां का। अब लेखक का नहीं चल रहा है अब दोस्त, बिस्मिल्लाह खां का चल रहा है। बिस्मिल्लाह खां का जन्म कहाँ हुआ था? तो डुमराव बिहार में हुआ था। ठीक है, रसूलन बाई कौन थी? आपका ऑप्शन में रहेगा गायिका थी, अभिनेत्री थी, या फिर दोनों थी या कोई नहीं थी। तो याद रखिएगा रसूलन बाई जो थी वो गायिका थी और सुलोचना जो थी वो अभिनेत्री थी। सुलोचना थी अभिनेत्री और रसूलन बाई थी गायिका थी। ठीक है, याद रहेगा। काशी के आसपास पंचगंगा घाट स्थित बालाजी मंदिर की ड्योढ़ी जो थी रियाज करने के लिए यहीं पे जाते थे। कौन? जो बिस्मिल्लाह खां थे वो कहाँ जाते थे रियाज करने के लिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो काशी के आसपास जो पंचगंगा घाट स्थित जो बालाजी मंदिर था वहाँ पे रियाज करने के लिए जाते थे, या फिर आपको कभी कभी सिर्फ काशी ही दे देता है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन पूछा जाता है, सैकड़ों बार से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि नरकट का प्रयोग किस वाद्य यंत्र में किया जाता है। तो याद रखिएगा नरकट का प्रयोग जो किया जाता है शहनाई बजाने में किया जाता है। नरकट का प्रयोग शहनाई बजाने में किया जाता है या शहनाई वाद्य यंत्र में प्रयोग होता है। ठीक है, देखिए पूरा सदस्य शहनाई नहीं बजा पाता था या नहीं बजाता था, यानी कि जो बिस्मिल्लाह खां जी थे उनका पूरा सदस्य किस त्यौहार को, किस दिन को शहनाई नहीं बजाते थे? तो मुहर्रम के दिन। या फिर पूछता है बिस्मिल्लाह खां और बिस्मिल्लाह खां का खास संबंध किस पर्व से था? तो वो भी मुहर्रम से था। क्यों था? क्योंकि उनका पूरा परिवार मुहर्रम के दिन शहनाई को नहीं बजाता था। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है कि जो फूंक कर बजाने वाला वाद्य यंत्र होता है उसको कहाँ, अरब देश में क्या कहा जाता है? देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो अरब देश में फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है जिसमें रीढ़ का प्रयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं अरब देश में? तो नय कहते हैं। क्या कहते हैं? नय कहते हैं। याद रखिएगा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिखने में छोटा नय सिर्फ है लेकिन धोखा दे देगा। नय याद रखिएगा, नय अरब देश में क्या कहा जाता है? नय कहा जाता है। काशी में मरना भी क्या माना गया है? मंगल माना गया है, अच्छा माना गया है। ठीक है, शुभ माना गया है। चलिए हम अपने लास्ट चैप्टर की ओर हैं, शिक्षा और संस्कृति, जिनके लेखक कौन हैं? महात्मा गांधी। अगर वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छा लगे तो लाइक अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। ठीक है, ताकि हमें भी लगे कि हाँ कोई इस प्रकार का वीडियो देखना चाहता है, तब तो बनेगा ना। इसी तरह से बनाने से कोई फ़ायदा है नहीं, आप ही लोगों के डिमांड के ऊपर ये बन रहा है। देखिए शिक्षा और संस्कृति ये कैसा है? तो शिक्षा शास्त्र है। इसमें किस चीज़ को दर्शाया है? शिक्षा शास्त्र को दर्शाया गया है। इनके लेखक जो हैं महात्मा गांधी हैं। इनके लेखक कौन है? महात्मा गांधी हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात में हुआ था। पिता जो थे करमचंद्र गांधी और माता पुतलीबाई। पिता करमचंद्र गांधी और माता पुतलीबाई। इनकी पत्नी का नाम जो था कस्तूरबा गांधी। पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी। पूछेगा अफ्रीका से कब लौटे
तो लौटे 1915 में, ठीक है, याद रखिएगा। अफ्रीका से कब लौटे? 1915 में लौटे। महात्मा गांधी जी का सबसे बड़ा हथियार कौन था? सत्य और अहिंसा था। क्या था? सत्य और अहिंसा था। इनका जो नारा था स्वदेशी। महात्मा की उपाधि किसने दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। बापू की उपाधि किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू दिए। राष्ट्रपिता की उपाधि किसने दिए? सुभाष चंद्र बोस दिए। इनके द्वारा सर्वोदय का कार्यक्रम शुरू किया गया। पूछेगा आपसे, सर्वोदय का कार्यक्रम किनके द्वारा शुरू किया गया? ऑप्शन में रहेगा पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर। तो याद रखिएगा, महात्मा गांधी के द्वारा सर्वोदय का कार्यक्रम शुरू किया गया, ठीक है। महात्मा गांधी की कुछ पुस्तकें जो हैं, प्रसिद्ध पुस्तकें, प्रमुख पुस्तकें हैं, वो हैं हिंद स्वराज, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, और पत्रिका जो है हरिजन और यंग इंडिया, इनकी प्रमुख पत्रिका है। इनकी मृत्यु नई दिल्ली 30 जनवरी 1948 को हो गया। नई दिल्ली में 30 जनवरी 1948 को हो गया। इनके जन्म दिवस पर अहिंसा दिवस के रूप में मनाते हैं, यानी 2 अक्टूबर को अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है विश्व स्तर पे। फिनिक्स था कौन सी? आश्रम। फिनिक्स कौन सी था? आश्रम था। शिक्षा सहायक होती है किस चीज़ में? गांधी जी के अनुसार शिक्षा किसके लिए सहायक होती है? तो शरीर के वृद्धि में, बुद्धि के वृद्धि में और आत्मा के विकास में या वृद्धि में शिक्षा सहायक होती है, ठीक है। शेक्सपियर जो थे कवि थे। शेक्सपियर कवि थे, अंग्रेजी भाषा के कवि थे। और टॉल्स्टॉय जो साहित्यकार थे वो कैसा? रूस के साहित्यकार थे, ठीक है। कहाँ के साहित्यकार थे? रूस के साहित्यकार थे, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसको मानते हैं? गांधी जी बढ़िया शिक्षा किसको मानते हैं? तो गांधी जी बढ़िया शिक्षा अहिंसक प्रतिरोध को मानते हैं, ठीक है। इसका जो उद्देश्य है चरित्र निर्माण, गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा का उद्देश्य है क्या है? चरित्र निर्माण है, ठीक है। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो हस्तकला के अनुसार होना चाहिए, ठीक है। हस्तकला, ठीक है। उदात्त का अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ, सबसे बढ़िया, ठीक है। उदात्त का अर्थ श्रेष्ठ होता है, ठीक है। सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घर के पास बहती रहे, ऐसा कौन चाहते थे? महात्मा गांधी चाहते थे। कौन चाहते थे? महात्मा गांधी चाहते थे। मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है। मेरा धर्म कैदखाने का धर्म नहीं है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है कि किस पाठ से लिया गया है? किस पाठ से लिया गया है भाई? आपको पता चल गया होगा किस पाठ से लिया गया है। महात्मा गांधी इनके लेखक हैं और पाठ का नाम क्या है? तो शिक्षा और संस्कृति। पाठ का नाम क्या है? शिक्षा और संस्कृति। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा, लाभदायक होगा। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो दोस्तों के पास शेयर और लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए क्या है कि आपके पास भी समय कम है, उसी के अनुरूप आपके समय के अनुसार ही इस नोट्स को बनाया गया है, तैयार किया गया है। और साथ ही देखिए, आप सोचते रहिएगा बहुत तेज़ी में पढ़ा रही है सर, समझा के नहीं पढ़ा रहे हैं। दूसरे चैनल के द्वारा जैसे पढ़ाया जाता है धीरे धीरे, इतना आपको 3 घंटा में कंटेंट नहीं मिलेगा। यकीन मानिए, जितना कंटेंट हम आपको लगभग 40 से 45 मिनट में दे दिए हैं, इतना कंटेंट आपको दूसरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला है, 3 घंटा में भी नहीं मिलने वाला है, ठीक है। इसलिए इस कंटेंट को 2 से 3 बार, यकीन मानिए 2 से 3 बार देखिए, इससे बाहर कुछ आने वाला नहीं है। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए लाभदायक होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सुरक्षित रहें, खुश रहें।